नमस्कार। मैं जनभक्ता शिवम गौतम। कॉलेजियम को लेकर जो कुछ चल रहा है और यशवंत वर्मा नाम के अनजस्टिस ने जो कुछ किया था उसको लेकर जो इन हाउस कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट दे दी गई और उसके बाद में ये लगभग तय हो चुका है कि इस जज के ऊपर महाभियोग चलेगा ही चलेगा। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आ गया है जिसकी आशंका हमने आपको पिछले वीडियो में भी जाहिर की थी कि जैसे ही महाभियोग चलाने की बात आएगी या महाभियोग चलेगा तो कपिल सिब्बल जरूर ही इस जज के बचाव में खुलकर सामने आता हुआ नजर आएगा और आज वो ऐलान हो गया है। आज कपिल सिब्बल ने ऐलान कर दिया है कि सरकार अगर अनजस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लेकर आएगी संसद में तो वो इसका खुलकर विरोध करेंगे और उसके पीछे जो वजह बताई है वो बहुत ज्यादा हास्यास्पद है। कपिल सिब्बल का ये कहना है कि जब वो विपक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ 55 सांसदों के हस्ताक्षर के बाद महाभियोग लाना चाहता था तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उसको खारिज कर दिया था। उसको लेकर एक पत्र लिखा था कि इस कार्रवाई को आगे न बढ़ाया जाए। तो आज फिर ये कैसे जस्टिस जो कि अनजस्टिस है यशवंत वर्मा के खिलाफ ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कपिल सिब्बल के शब्दों में अगर कहें तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास है, ये असंवैधानिक है और ये देश की जनता के साथ और संविधान के साथ धोखा है, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कपिल सिब्बल। हम आपको बार बार इस व्यक्ति की हिस्ट्री आपको समझाते रहे हैं कि किस तरीके से जब देश के अंदर पहली बार किसी जज के ऊपर महाभियोग चला था संसद के अंदर तो यही कपिल सिब्बल उस जज के वकील के रूप में संसद में खड़ा हो गया था उसको बचाने के लिए और उस जज का नाम था वीरास्वामी। अब ये कपिल सिब्बल फिर से इसी तरीके से अगर देखा जाए तो करीब 30 साल बाद फिर से एक भ्रष्ट जज को बचाने के लिए खुलकर ताल ठोकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कपिल सिब्बल के इस दावे से सरकार पर कोई असर पड़ेगा इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जो आशंका हम बता रहे थे कि इस अनजस्टिस यशवंत वर्मा को जिसके घर पर नोटों का ढेर या कहें कि कमरे में नोटों की गड्डियां बिछी हुई थी, 1.5-2 फुट का करीब ऐसे गोदाम सा बना हुआ था, उस जज को बचाने के लिए खुलकर ये जो वकील लॉबी है जो कॉलेजियम को नियंत्रित करती है या फिर कॉलेजियम की सबसे बड़ी समर्थक है वो खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है। आप ये समझ लीजिए कि अगर कपिल सिब्बल ने ये ऐलान किया है तो इसके पीछे कांग्रेस भी होगी और कांग्रेस के तमाम वो वकील भी होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े बड़े फैसले अपनी मर्जी से करा लेते हैं, चाहे वो अभिषेक सिंघवी हो या फिर विवेक तनखा, दुष्यंत दवे टाइप के जितने भी ये वकील हैं जो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी अपने इशारों पर नचाते हैं, वो सब के सब इस मामले में अब यशवंत वर्मा के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और ये सब हो रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर। हमने आपको पिछले 2-3 वीडियो में बताया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की वकालत करते हुए हमारे सीजेआई और भावी सीजेआई भी विदेशों में खूब भाषण दे रहे थे, खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जबकि विदेशों में किसी भी देश में इस तरीके से कॉलेजियल सिस्टम नहीं चलता है। वहां जजों की जो नियुक्तियां होती हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही होती है, यानी सरकार के द्वारा ही होती है, या फिर उनका जो नियुक्ति में जो संसद वहां की होती है, जो विधायिका होती है, उसकी भी भूमिका होती है जैसा अमेरिका में होता है। लेकिन कहीं भी जज ही जजों को नहीं चुनते हैं और भारत में तो केवल जज ही नहीं चुनते हैं, इस पूरे खेल में सबसे बड़ी भूमिका तो बड़े बड़े वकीलों की होती है। दुनिया के किसी भी देश में जो सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट के वकील होते हैं वो इतने ताकतवर नहीं होते जितने कि भारत में हैं। वो किसी भी मामले में कोई भी फैसला आसानी से करा लेते हैं, किसी भी मामले की सुनवाई जब चाहे तब अपने हिसाब से रखवा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 30-30 साल से केसेस पेंडिंग है, लेकिन ऐसे वकीलों के मार्फत अगर कोई मुजरिम जाता है या क्रिमिनल जाता है तो उसको इंस्टेंटली सुनवाई का मौका मिल जाता है और इंस्टेंटली जमानत या दूसरी राहत भी दे दी जाती है। ये इन वकीलों की ताकत है। हम बार बार आपको याद दिलाते हैं कि जब इस देश पर कॉलेजियम नाम की ये एक इस दुनिया से बाहर की जो एक योजना है, ये व्यवस्था है, थोपी गई थी,
उसमें भी 4 बड़े वकीलों की भूमिका थी, जिसमें से 3 वकील तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एक जो चौथा वकील है वो अभी भी जिंदा है और इस देश की जुडिशरी को लगभग अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। उस वकील का नाम है कपिल सिब्बल। जी हाँ, जो सेकंड जजेस का केस था उसमें 4 एमिकस क्यूरी थे जो कि कोर्ट को सहायता कर रहे थे, सरकार की तरफ से के पाराशरण थे, जो बार बार समझा रहे थे न्यायाधीशों को कि इस तरीके की व्यवस्था मत कीजिए, संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, संविधान को अपने हिसाब से मैनिपुलेट मत करिए। लेकिन कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी, शांति भूषण और फली नरीमन कोर्ट को यह समझा रहे थे कि यह बहुत जरूरी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए। इसमें एक और बड़ी मजाकिया बात यह है कि जिन लोगों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीना था, यानी कि नेहरू और इंदिरा गांधी, जिसका जिक्र बी.आर. गवई ने अभी यूके में किया था, ब्रिटेन में किया था एक भाषण के दौरान, उन लोगों की पार्टी ही अब इस न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करके बैठी हुई है। अगर सभी जजों की जांच कराई जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं वो ज्यादातर कांग्रेसी मानसिकता या कांग्रेसी बैकग्राउंड वाले ही मिलेंगे। उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि अगर कॉलेजियम हटा दिया गया तो सरकार की तरफ से जजों की नियुक्तियां की जाएंगी और फिर वो राजनीतिक हो जाएंगे। अगर सरकार की तरफ से वो राजनीतिक होंगे तो अभी जो बिना सरकार के राजनीतिक है उस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है। बी.आर. गवई जो इस समय भारत के चीफ जस्टिस हैं, वो खुलकर कहते हैं कि उनका कांग्रेस से संबंध रहा है, उनके पिताजी को कांग्रेस ने राज्यपाल बनाया था। उसी तरीके से जो आगे की लाइन में है, सीजेआई बनने की लाइन में है जे.बी. पारदीवाला, उनके पिता विधानसभा अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उससे पहले रंजन गोगोई जो एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनके पिताजी भी कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। टी.एस. ठाकुर के पिता भी कांग्रेस में थे और भी दूसरे तमाम जो जजेज हैं उनका पिता, भाई, चाचा, ताऊ, ऐसे करके कांग्रेस से या कम्युनिस्ट पार्टियों से उनके गहरे संबंध रहे हैं। ये एक ओपन सीक्रेट है, लेकिन उसके बावजूद ये इसको स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। और जब भारत के भावी सीजेआई ये कहते हैं कि हम बहुसंख्यकों के बजाय अल्पसंख्यकों के हितों का ज्यादा ख्याल रखते हैं, उनके अधिकार हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे व्यक्ति की आजादी हो या फिर दूसरे अधिकार हो, हम अल्पसंख्यकों को वरीयता देते हैं, यानी कि उनकी तुष्टीकरण करते हैं। ये खुलकर भारत के भावी सीजेआई कह चुके हैं अमेरिका में। उसके बावजूद ये लोग कॉलेजियम को इसीलिए जारी रखना चाहते हैं कि कॉलेजियम के माध्यम से और दूसरी रूलिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने बना ली है, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो ये कमेंट कर रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं एफआईआर करती, पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं की, या पुलिस को एफआईआर कर लेनी चाहिए थी, पुलिस अब तक सो रही है। हम उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी जज के केस में, और अब तो इसमें इस परिभाषा में, जज की परिभाषा में एडिशनल जज भी शामिल हो गए हैं। कोई भी जांच एजेंसी, पुलिस हो, सीबीआई हो या ईडी हो, एफआईआर तब तक नहीं फाइल कर सकती, जांच तब तक शुरू नहीं कर सकती जब तक कि भारत का सीजेआई उसकी परमिशन न दे दे। और अब कपिल सिब्बल के इस ऐलान के बाद कि वो अनजस्टिस यशवंत वर्मा के जो महाभियोग का मामला है उसका विरोध करेंगे, और जरूरत पड़ी तो, उन्होंने ऐसा कहा नहीं है लेकिन अब लग रहा है कि जरूरत पड़ी तो यशवंत वर्मा के वकील के तौर पर भी कपिल सिब्बल वहां खड़े होते हुए नजर आएंगे। ये कितना हास्यास्पद होगा कि कपिल सिब्बल जहां राज्यसभा मेंबर है, उसी राज्यसभा में वो वकील की भूमिका निभाते नजर आएंगे। जिस तरीके से वो राज्यसभा मेंबर होते हुए कोर्ट के अंदर वो न्यायपालिका में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, यानी कि वो एक साथ दो सरकार के अंगों में भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, जिसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है कि कोई एक व्यक्ति दो जगह या तीन जगह, क्योंकि कपिल सिब्बल तो मंत्री भी रहे हैं, तो वो कार्यपालिका का भी हिस्सा रहे हैं, वो विधायिका का हिस्सा है और वो जुडिशरी का भी हिस्सा है। क्योंकि जुडिशरी जब हम बोलते हैं तो अकेले जजेस ही उसमें नहीं आते, बल्कि बार भी आती है, और बार और बेंच दोनों को एक साथ ही जुडिशरी कहा जाता है।
इसीलिए कपिल सिब्बल सबसे ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि यशवंत वर्मा को सजा मिले, और यशवंत वर्मा के घर पे जो पैसा मिला था वो किसका है, क्यों लिया गया था, किसके लिए लिया गया था, इसका पता देश की जनता को चले। हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि संसद और सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई कर सकता है तो वो देश की जनता है, और इस देश में इस कॉलेजियम के खिलाफ या कॉलेजियम के पक्ष में रेफरेंडम होना बहुत जरूरी है। देश की जनता को ये बताना ही पड़ेगा कि वो इस अक्षम न्याय व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं या फिर इस कॉलेजियम के असंवैधानिक और इस दुनिया से बाहर के इस व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं। दुनिया का बाहर का हम इसलिए कहते हैं कि किसी भी देश में ऐसा सिस्टम लागू नहीं है, ये केवल और केवल भारत में देखने को मिलता है। बार बार हमारे जुडिशरी के, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं, विदेशी ज्यूरिस्ट को कोट करते हैं, उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों को अपने फैसलों में जगह देते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं अमेरिका का सिस्टम अपनाते या यूके का सिस्टम अपना लेते हैं, या फ्रांस का, जर्मनी का, स्पेन का, किसी भी देश का जो उन्हें अच्छा लगे उसका सिस्टम अपना लेते हैं जजों की नियुक्ति के लिए। क्योंकि ऐसा करने से उनका जो ये प्रपंच तंत्र चल रहा है कॉलेजियम के रूप में, ये खत्म हो जाएगा, और जजों की मनमानी, जजों की जो देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया को, वो भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये चाहते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका के नाम पर, न्यायपालिका पर एक वर्ग विशेष का, एक पार्टी विशेष का या एक सोच विशेष का ही कब्जा रहना चाहिए, और कोई भी अगर उस कब्जे के खिलाफ बोलेगा तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जैसा कि अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो निश्चित है कि महाभियोग तो चलेगा, पर उससे पहले अच्छा तो ये होता है कि भारत के सीजेआई इस पूरे मामले में एक बड़ी पहल करते और एफआईआर के लिए आदेश देते पुलिस को, ईडी को, सीबीआई को, तो शायद न्यायपालिका की कुछ छवि सुधर सकती थी, जिसकी उम्मीद अभी कोई नजर नहीं आ रही है। और हम बार बार ये भी बता रहे हैं कि महाभियोग से कुछ होने वाला नहीं है। महाभियोग के बाद तो केवल वो पद से हट जाएंगे। जो कुछ भी होगा वो एफआईआर के बाद ही होगा, जांच एफआईआर के बाद ही शुरू होगी, और एफआईआर तब तक नहीं हो सकती जब तक या तो सीजीआई परमिशन न दे दे या फिर यशवंत वर्मा अपने पद से इस्तीफा न दे दे, जिसकी दोनों ही बातों की उम्मीद कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अब देखना यह भी दिलचस्प हुआ कि कपिल सिब्बल के इस ऐलान के बाद और कितनी जो विपक्षी पार्टियां हैं और कितने वकील हैं जो खुलकर इस भ्रष्ट जज के साथ खड़े होते हुए या इसका पक्ष लेते हुए नजर आते हैं। जय हिंद।